जबलपुर एक छोटा सा कस्बा नुमा गांव था जो चारों जानिब से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिनकी चोटियों को शाम ढले उमूमन बादलों की धुंध ढक लेती थी और फिर रात गए या सुबह सवेरे कुछ देर के लिए हल्की बारिश जरूर होती। गांव का वाहिद बाजार कस्बे के वस्त में वाक़ था, जहां टीन की छतों और लकड़ी के बड़े बड़े पुराने दरवाजों वाली चंद दुकानें बंटवारे से पहले से इस्तादा थीं, जिनमें गंदम, जौ, गुड़, तेल और दीगर राशन लिए बैठे दुकानदार हैरत ज़दा सी निगाहों से किसी अजनबी को वहां से गुजरते हुए देखते रहते। बाजार के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा टाल था, जहां सोख्तनी लकड़ी के अंबार से लगे रहते थे। बाजार का लेन देन ज्यादातर मौसमी फसल की कटाई और बुआई पर मुनहसर होता और उन्हीं दिनों में लोग अपने पुराने उधार उतारते और एक नया कर्ज सर पर अनाज की बोरियों समेत उठाए चले आते। फिर भी ये सब लोग खुशबाश रहते थे और उनकी हंसी में हंसी और आंसुओं में आंसुओं का जायका अभी खालिस था। सच है कि जिंदगी अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। मैंने जबलपुर के लोगों को जिंदा महसूस किया था। उनकी नींद पुरसुकून थी और सुबह उनके लिए धूप की सूरत में सूरज का खंजर लिए वारिद नहीं होती थी। कस्बे का वाहिद मालदार और मुतमव्विल घराना करीम खान साहब का था, जिनकी हवेली पूरे गांव की वाहिद और बाइसे तकरीम निशानी थी। खुद करीम खान का दिल भी उनके नाम की तरह बड़ा था और गांव के न जाने कितने घराने दरपर्दा उनकी एयानत से ही चल रहे थे। बीवी की मौत के बाद उनकी जिंदगी का महवर उनकी 2 बेटियां ही रह गई थी। वो बच्चियों को दिल का छाला बनाकर रखते थे और उन पर सौतेली माँ लाने के बेहद खिलाफ थे। लेकिन साल भर में ही उन्हें अंदाजा हो गया कि लड़कियों की तरबियत में एक खास उनसर उनकी माँ का भी होता है, जो एक औरत की मौजूदगी से ही पूरा हो सकता था। लेकिन ऐसी औरत कहाँ से मिलती जो उनकी बेटियों को माँ नहीं, एक सहेली बनकर पालती। आखिरकार बुजुर्गों की नजर करीम खान की मरहूमा बीवी की छोटी बहन साइमा पर पड़ी, जिसने अभी ताज़ा 12वीं जमात का इम्तिहान दिया था और वो दरहकीकत करीम खान की दोनों बेटियों की पसंदीदा खाला भी थी। तब करीम खान की बड़ी बेटी अमीना 7वीं जमात में थी और सकीना ने अभी 4थी जमात में कदम रखा था। यूं साइमा अगले महीने ही 2 कपड़ों में ब्याह कर करीम खान की हवेली में छोटी मालिकन से बड़ी मालिकन की गद्दी संभाल चुकी थी। ऐसे वक्त में करीम खान के ससुराल वालों के इसार और समझदारी ने भी बड़ा किरदार अदा किया, वरना साइमा की माँ का दिल तो अपनी फूलों जैसी बेटी को यूं रुखसत करते वक्त कटा जा रहा था। लेकिन दूसरी जानिब भी तो उनके अपने जिगर के ही 2 टुकड़े थे, जिनके लिए उन्हें ये कुर्बानी देना ही थी। साइमा ब्याह कर करीम खान के घर आ गई और फिर उसने माँ के नाम के साथ लगा ये सौतेली के लाहके को कुछ इस तरह से मिटाया कि लोग सौतेली लफ्ज को ही भूल गए। साइमा ने दोनों बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी और बड़ी को तब तक रुखसत नहीं किया जब तक वो करीबी जिले से बीए की फर्स्ट डिवीजन की डिग्री लेकर घर वापस नहीं आ गई। इसी तरह वो आजकल उसी तंदही से लारेब को उसकी ग्रेजुएशन की तैयारी करवा रही थी। करीम खान को लगता था कि खुदा ने उसके सभी अच्छे आमाल का बदला इसी दुनिया में साइमा की सूरत में उसे दे दिया था। दोनों बेटियों ने भी माँ को माँ से ज्यादा अपनी सहेली और सहेली से बढ़कर माँ समझा और उसे वही मान दिया जो वो अपनी सगी माँ को दे सकती थी। लारेब तो वैसे भी साइमा से बहुत करीब थी और दोनों ही यकजान 2 कालिब की तशरी बनी उस ऊंची हवेली में अपने जीवन बिता रही थी। लारेब को किताबों से बेहद शगफ था और करीम खान की बेटी की सहूलत के लिए हवेली में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी, जहां हर हफ्ते 15 दिन के वक्फे के बाद शहर से चंद नई किताबें जरूर शामिल ज़ख़ीरा कुतुब हो जाती थी। लारेब को अपने बीए के रिजल्ट का इंतजार था, जिसके बाद वो शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन फिलहाल करीम खान इसके हक में नहीं थे, मगर लारेब को यकीन था कि अपनी हर जिद की तरह वो इस बात को भी अपनी लाडली माँ के तवस्सुत से मनवा लेगी। वैसे भी वो थी ही इतनी शोखोशंग कि उसके नाज के सामने उसके बाप का गुस्सा कुछ कम ही ठहर पाता था। सारा दिन हवेली में उसकी हंसी और कहकहों का जल तरंग बजता रहता और वह पूरा दिन किसी को भी टिक कर बैठने नहीं देती थी। सुबह सवेरे धूप निकलते ही रजाइयाँ धूप में डाली जा रही हैं तो 11 बजे गर्म पकोड़े और समोसे तले जा रहे हैं। अभी अंदर का हंगामा खत्म नहीं हुआ कि दोपहर से पहले आसमान पर बादलों की घटा देखते ही हवेली से मुल्हिका बाग में झूले डलवाए जा रहे हैं। अभी पहली बूंद गिरती नहीं कि बारिश के पकवान बाग के झूलों तले बनना शुरू। अभी नौकर बाग में तेल की कड़ाइयाँ पहुंचाकर अपनी कमर सीधी भी नहीं कर पाए होते कि शाम की चाय का गलगला शुरू। साथ ही साथ दुपट्टों की रंगाई और सावन के लिए नए कपड़ों की बुनाई। दर्जी तो साल भर जैसे हवेली के दरवाजे से ही टंगा रहता और फिर मगरिब ढली नहीं कि हवेली के सबसे बड़े कमरे में अंगीठियां जलवाने की दौड़ धूप शुरू। खुश्क मेवे की परातें फटाफट वहां पहुंचा दी जाती और फिर रात के खाने के फौरन बाद गर्म कहवा, सब्ज या कश्मीरी चाय बड़े बड़े फिंजानों में वहां कमरे में पहुंचा दी जाती और फिर जब करीम खान बाहर के बखेड़ों से फारिग होकर
अपनी चहेती बेटी के पास आते तो फिर रात गए तक माँ बाप दोनों ही बेटी की बातों की सरगम से महजूज होते रहते। वो थी भी कुछ ऐसी ही, चंद लम्हों में ही सबको अपना बना लेने वाली। हवेली के सभी नौकर भाग भाग कर उसके काम यूं करते थे जैसे उनसे जरा सी भी ताखिर हो गई तो उनकी लाडली मालिकन कहीं उनके हिस्से का काम किसी और के हवाले कर देगी। और वो तो दिन भर इस आस में अपने कान अपनी छोटी मालिकन की पुकार पर लगाए रखते थे कि कब उसके मीठे लबों से उनमें से किसी का नाम निकले और वो दौड़ता या दौड़ती हुई अपनी हर दिल अजीज मालिकन के पास पहुंच जाए। तभी तो करीम खान का दिल नहीं मानता था कि अपनी इस बोलती मैना को एक बार फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्टल की भूल भुलैयों में भिजवा दे। अभी 2 माह पहले ही तो वो शहर के कॉलेज से इम्तिहान देकर लौटी थी। अब वो किसी तौर भी अपनी लाडली को खुद से जुदा नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाबुल जाने प्यार पालते हुए हमेशा ये क्यों भूल जाता है कि बेटियां तो सदा से पराया धन होती हैं। साइमा भी हमेशा शौहर को यही समझाती रहती थी कि बेटी से इतना ज्यादा प्यार और लगाव बाद में बहुत तड़पाता है, लेकिन इन जज्बों पर इंसान को काबू होता तो फिर जिंदगी में रोना ही किस बात का था। और फिर कुछ लोगों में कुछ ऐसी ही बात भी तो होती है, दिल में खुब जाने वाली। वो भी ऐसी ही थी, चंद ही लम्हों में आंखों के रास्ते दिल में उतरकर खून से तहलील हो जाने वाली। और उसकी ये शोख तबीयत और कह कहे अब वाकई हवेली के दरो दीवार में तहलील ही तो हो चुके थे। ये सारी बातें मुझे आते जाते बशीरे और किसी हद तक करमदीन से पता चलती रहती। दिन गुजरते जा रहे थे। मम्मा की ताकीद के मुताबिक मैं उन्हें हर हफ्ते ताकीद से खत लिख देता और हर पंधवाड़े मयस्सर आने पर फोन भी कर लेता। उस दिन भी जब मैं गांव के वाहिद तार घर से मम्मा से फोन पर बात करके वापस दरगाह आया तो बेहद उदास था। मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन पापा से जब बात हुई तो उन्होंने दबे लफ्जों में उनकी तबीयत का जिक्र कर दिया। मैं सोच रहा था कि सुल्तान बाबा का कहीं अता पता मिले तो मैं उनसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर हो आऊं। लेकिन शाम ढले से पहले ही असगर साहब को शदीद बुखार ने आ घेरा। सर्दी की शिद्दत काफी बढ़ चुकी थी और वो न जाने दिन भर कहाँ भटकते रहे थे। शायद इसी आवारागर्दी के दौरान उन्हें सर्दी लग गई थी। रात होते होते वो बिल्कुल ही बेसुध हो गए और मजबूरन मुझे उन्हें कमरे में उठाकर लाना पड़ा। उनकी बेहोशी के वक्फे गहरे होते जा रहे थे और दरमियान में थोड़ा बहुत होश आता भी तो बेसुध से पड़े रहते। वो हिज़यान में कुछ अजीब सी बातों की गर्दान भी कर रहे थे। तोड़ दूंगा, मैं इस धागे को तोड़ दूंगा, मुझे आज़ाद कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे संभालूं, क्योंकि मुझे ऐसी किसी तीमारदारी का पहले से कोई तजुर्बा नहीं था और मेरे पास यहाँ दरगाह में ऐसी कोई खास दवा भी नहीं थी जो इस बीमारी में मैं उन्हें पिला सकता। मुझे ये भी तशवीश थी कि उन्होंने आज तक कभी अपने किसी अते पते से भी मुझे आगाह नहीं किया था, न ही मुझे उनके किसी और रिश्तेदार वगैरह का पता था। आधी रात तक मुझसे जो भी बन पड़ा वो मैंने किया, लेकिन उनकी हालत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती ही गई और आखिरकार मुझे फैसला करना ही पड़ा कि मुझे नीचे गांव जाकर किसी मदद का इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आधी रात को मैं किसके घर का दरवाजा खटखटाता, मुझे तो वहां नीचे किसी हकीम या तबीब का भी पता नहीं था। लिहाजा उस नीम शब में जब सर्दी रगों को अंदर से काट रही थी और गांव भर में किसी भी जीरूह का निशान तक ढूंढने से न मिलता था, मैंने बड़ी हवेली के फाटक पर दस्तक दी और फिर जाने कितनी देर बाद किसी दरबान के खांसने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने वाला करमदीन नहीं, कोई दूसरा पक्की उम्र का मर्द था जो यूं आधी रात को अपनी नींद खराब किए जाने पर काफी हद तक बरहम भी नजर आ रहा था। उसने फाटक खुलते ही दुरुस्त लहजे में पूछा, क्या बात है? मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज कर दिया। कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पहाड़ी वाली दरगाह का मुजावर हूँ। उसने मेरी बात पूरी होने से कबल ही काट दी। बोला, सुबह आना, इस वक्त सब सो रहे हैं। उसने बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद करने की ठानी और जेर लब कहा, ना दिन देखते हैं न रात, ये भी कोई वक्त है मांगने का। वो मुझे कोई भिखारी समझ रहा था, वैसे ठीक भी था, हर तलबगार भिखारी ही तो होता है। मैंने जल्दी से उसे रोका, कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ऊपर दरगाह में एक मरीज की हालत बहुत बुरी है, मुझे उसके लिए कुछ दवाएं चाहिए, आप अगर खान साहब से जाकर। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बोला, नहीं नहीं, खान साहब इस वक्त किसी से नहीं मिलते और अब इस आधी रात को मैं कहाँ से दवा दारू का इंतजाम करूं? तुम अगर वापस नहीं जा सकते तो यहीं हवेली की ड्योड़ी में एक तरफ पड़े रहो। खान साहब सुबह की नमाज के लिए उठेंगे तो तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने एक बार फिर मुझे धुतकार कर फाटक बंद करने की ठानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से सूरत हाल की नजाकत समझाऊं। मैंने भी मजबूरन वापसी की ठानी। इतने में अंदर वाली ड्योड़ी के अंधेरे से किसी औरत की आवाज उभरी। दरवाजे पर कौन है जमाले? हवेली का दरबान चौंक कर पलटा। ड्योड़ी के अंदर से बड़ी मालकन और लारेब आगे बढ़कर दीवार के साथ लगी जलती मशल की रोशनी में आ गईं। वो दोनों जाने कब दरवाजे पर बातचीत और बहस की आवाजें सुनकर ड्योड़ी में चली आई थी। दरबान घबरा सा गया। बोला, पता नहीं कौन भिखारी है जी, आधी रात को खान साहब को जगाने का कह रहा है।
मैंने कह दिया है कि हम इस वक्त उनकी नींद खराब नहीं कर सकते, जो भी चाहिए सुबह आकर ले जाए बड़ी मालकिन। उन्होंने जमाले की बात पर ध्यान नहीं दिया और आवाज देकर बोली, कौन है दरवाजे पर, सामने आओ। मैंने फाटक से अंदर कदम रखकर उन्हें सलाम किया। वो मुझे देखकर चौंकी। लारेब भी हैरान सी थी। वो बोली, अब्दुल्ला तुम, खैरियत तो है? मैंने उन्हें असगर साहब की बीमारी से लेकर हवेली का दर खटखटाने तक का तमाम माजरा सुना दिया। उन्होंने फौरन लारेब को अंदर से मेडिकल बक्स लाने का कहा और जमाले को ठीक ठाक झाड़ पिलाई कि उसे कितनी बार मना किया है कि किसी भी साइल को यूं दरवाजे से वापस न लौटाया जाए। वो तो अच्छा हुआ कि वो करमदीन की घरवाली, जो हवेली के अहाते में ही अपनी कोठरी में बीमार पड़ी थी, की दवा बनाकर उसे देने के लिए जा रही थी, क्योंकि तबीब ने उसे हर 6 घंटे के बाद एक ताज़ा दवा की खुराक देने की ताकीद की थी। और लारेब की जिद थी कि वो खुद ही उन्हें दवा खिलाएगी, क्योंकि करमदीन को शक था कि उसकी घरवाली उन कड़वी कसीली दवाओं से तंग आकर अब उन्हें आंख बचाकर बहा देती है। लिहाजा अब दवा की तमाम खुराकें लारेब की निगरानी में पिलाई जाती थीं। और फिर जब लारेब जाग रही होती तो भला वो अपनी सहेली, अपनी प्यारी माँ को कहाँ सोने दे सकती थी। और यही जगराता उन्हें रात के इस पहर दरवाजे तक ले आया, वरना शायद मुझे पूरी रात वहीं हवेली की ड्योड़ी में इंतजार करना पड़ता। लारेब कुछ ही देर में मेडिकल बक्स ले आई, जिसमें बुखार की अंग्रेजी दवाएं भरी पड़ी थीं। बड़ी मालकिन ने वो बक्स मेरे हवाले किया और मुझे दवा पिलाने के बारे में कुछ हिदायत जारी करके वापस दरगाह जाने का कहा, जबकि जमाले को हुक्म दिया कि वो फौरन जाकर हकीम साहब को जगाए और उन्हें लेकर ऊपर दरगाह मरीज के पास पहुंचे। वैसे तो गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी भी थी, लेकिन उसका पिछला सरकारी डॉक्टर सिफारिश करवा कर किसी बड़े जिले में अपना तबादला करवा चुका था और पिछले 1.5 साल से किसी नए डॉक्टर की तैनाती खटाई में पड़ी हुई थी, क्योंकि जिसको भी इस दूर दराज इलाके में तैनात किया जाता वो आने से पहले दौड़ धूप करके अपना तबादला रुकवा लेता। मैं दवाओं का बक्स लेकर पलटने लगा तो बड़ी मालिकन ने मुझे आवाज दी, सुनो अब्दुल्ला। मैं ठिठक कर पलटा तो वो गौर से मेरी जानिब देख रही थी। बोली, जमाले की बातों का बुरा न मानना, तुम कोई मांगने वाले नहीं हो, इस गांव भर के मेहमान हो, लेकिन तुम्हारे साथ आज जो बर्ताव इस हवेली के दरवाजे पर हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खान साहब को पता चलेगा तो वो इस जमाले की खूब खबर लेंगे। मैंने जल्दी से उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा हुलिया ही शायद ऐसा है कि जमाले की जगह कोई और भी होता तो धोखा खा जाता। आप खान साहब को इस सारी तफसील से आगाह न कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। माफ करने में बड़ाई है, आप भी जमाले को माफ कर दीजिए। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, जीते रहो। लारेब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक मैं वहां से पलट चुका था। मैं ऊपर दरगाह में पहुंचा तो असगर साहब बिल्कुल ही बेसुध पड़े थे। बड़ी मुश्किल से उनके हलक में दवा उंडेली। कुछ ही देर में जमाला भी हकीम साहब को लेकर पहुंच गया और हकीम ने बड़ी जांफिशानी से दिन चढ़े तक असगर साहब की कुछ ऐसी देखभाल की कि दोपहर तक वो बमुश्किल आंखें खोलने के काबिल हो सके। हकीम साहब अभी वहीं मौजूद थे जब खान साहब भी तीमारदारी के लिए दरगाह आ पहुंचे और काफी देर वहीं असगर साहब के सरहाने बैठे रहे। उन्होंने बहुत चाहा कि असगर साहब कुछ दिन के लिए नीचे उनकी हवेली के मेहमान खाने में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं माने। पता नहीं क्यों असगर साहब एक रात भी दरगाह से बाहर नहीं गुजारना चाहते थे। शायद ये भी उनकी मानी हुई मन्नत की कोई मजबूरी थी। खान साहब ने जाते वक्त हकीम को ताकीद की कि वो असगर साहब के ठीक होने तक दिन में एक मर्तबा दरगाह का फेरा जरूर डाल जाया करें, क्योंकि खान साहब असगर साहब को भी अपना मेहमान समझते थे और मेहमान की तीमारदारी और इलाज में वो कोई गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तबीब के जाने के बाद असगर साहब बहुत देर तक ममनूनियत भरे लहजे में मेरा शुक्रिया अदा करते रहे कि मैंने उनके लिए बड़ी जहमत बर्दाश्त की। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मौजू बदलने पर आमादा किया और इधर उधर की बातें करके उनका ध्यान बटाया। उस दिन मैंने उनसे एहतियातन उनका पता और चंद हवाले पूछकर एक कागज पर लिख लिए ताकि आइंदा किसी ऐसी हंगामी सूरत में काम आ सकें। उन्होंने बेदिली से मुझे अपना पता नोट तो करवा दिया, लेकिन साथ ही साथ खास तौर पर यह ताकीद भी की कि मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूं कि ये पता राज ही रहे और सिर्फ उनकी मौत की सूरत में ही उनके घर वालों से कोई राब्ता किया जाए। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा तो वो मुझे एक बेहद टूटे हुए इंसान दिखाई दिए। बोले, लंबी कहानी है मियाँ, पर तुम्हें सुनाऊंगा जरूर। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, बस जरा मेरी तबीयत संभल जाने दो। मैंने उन्हें दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से मना किया और उन्हें नींद की गोली देकर बाहर सहन में चलाया। सफेद बादलों के चंद आवारा टुकड़े नीले आसमान पर आंख मचोली खेल रहे थे। उनमें से कोई एक किसी पहाड़ी की चोटी के पीछे जा छुपता और फिर बाकी सब उसे ढूंढने के लिए हवा के दोष पर उसके पीछे भागे जाते। फिर उनमें से कोई एक उसे जा पकड़ता और उनके पीछे बाकी लग जाते। मैं न जाने कितनी देर तक हवा, आसमान और बादलों का ये लाफानी खेल देखता रहा। तभी नरम चमकीली धूप ने दरगाह के मुंडेरों को चुम चुम कर उन्हें अलविदा कहने का सिलसिला शुरू कर दिया।
साथ ही साथ वो उनसे ये वादा भी करती जाती कि कल सुबह वो फिर उनसे मिलने आएगी, लिहाजा वो उदास ना हो। लेकिन शाम ढलने के साथ साथ मेरी उदासी तो बढ़नी ही थी। मुझे यहाँ इस धूप जैसा कोई दोस्त मयस्सर नहीं था जो इस शर्त पर मुझसे अलविदा होता कि कल फिर मिलेंगे। मगरिब की अजान का वक्त हो चला था। मैं मुंडेर पर रखे दिए जलाने के लिए उठा ही था कि मुझे नीचे घाटी में बशीरे के तांगे की मखसूस घुंघरुओं भरी टाप और उसके साल खूरदा भोंपू की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर निकलकर नीचे जाने वाले रास्ते से झांका तो वो नीचे ही से चिल्लाया, ओ अब्दुल्ला भाऊजी, आपको खान साहब ने अभी बुलाया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। खान साहब के बुलावे का सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कहीं बड़ी मालिकन या लारेब ने उन्हें रात वाले वाक़ये का तो नहीं बता दिया था। अगर ऐसा हुआ तो खामखा जमाले की शामत आ जाएगी। मैं इसी सोच में घिरा नीचे उतरा तो बशीरा तांगा मोड़कर बिल्कुल तैयार खड़ा था। मैंने उससे मामला पूछा तो बोला, पता नहीं जी, खान साहब से मिलने कुछ मेहमान बड़ी सी गाड़ी में आए हैं कहीं दूर शहर से। उसके बाद खान साहब ने मुझे यहाँ भेज दिया। मामला तो अब आप उन्हीं से पूछना। मैं उलझन में पड़ गया कि खान साहब ने अपने मेहमानों की आमद के बाद भी अगर मुझे बुलावा भेजा है तो इसका क्या मकसद हो सकता है। इस उधेड़-बुन में हम हवेली पहुंच गए। मुझे कोई गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी दिखाई नहीं दी। शायद उसे हवेली के अंदरूनी अहाते के पीछे वाले गैराज में पार्क कर दिया गया था, जहां खान साहब की अपनी गाड़ियां पार्क होती थीं। हालांकि मैंने कभी गांव में आते जाते उन्हें अपनी कोई गाड़ी इस्तेमाल करते नहीं देखा था। शायद वो गाड़ियां सिर्फ शहर आने जाने के लिए इस्तेमाल में आती थीं। करमदीन मेरे पहुंचते ही जल्दी से अंदरूनी ड्योड़ी से बरामद हुआ और मुझे हवेली के अंदर वाले बड़े कमरे की तरफ चलने का कहकर हस्बे मामूल बिना मेरा जवाब सुने आगे बढ़ गया। मैंने झिझकते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं अब तक जितनी बार भी हवेली आया था, मेरा ताल्लुक सिर्फ उस बैरूनी मेहमान खाने वाले हिस्से तक ही रहा था। आज पहली बार मुझे उस अंदरूनी ड्योड़ी से गुजरकर असल हवेली में कदम धरने का इत्तेफाक हुआ तो कुछ अजीब सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। जाने वो कौन से खास मेहमान थे जिनसे मिलवाने के लिए खान साहब ने मुझे अपनी हवेली के जनान खाने की सरहद भी पार करवा दी थी। बड़े कमरे से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं और जब मैंने बड़ी सी चिक उठाकर अंदर कमरे में कदम रखा तो मेरे पांव जैसे जमीन में ही गड़ कर रह गए। मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर मम्मा बैठी हुई थी और उनके सामने खान साहब के साथ पापा बैठे सिगार पी रहे थे और जोरों शोर से कोई बहस जारी थी। मम्मा ने मुझे यूं जमे देखा तो खुद ही लपक कर मुझ तक पहुंची और उन्होंने मुझे जोर से भींच कर गले लगा लिया। पापा भी उठकर हमारी जानिब चले आए। मम्मा की आंखों से जैसे बरसों का रुका सैलाब बह निकला। पापा भी हम दोनों को चुप करवाते करवाते अपनी आंखें भिगो बैठे थे और उन दोनों को दिलासा और तसल्ली देते देते मेरे अपने आंसू मेरे गालों से टपकते हुए मम्मा के दामन को भिगोने लगे। अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने पापा से फोन पर बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरे लिए बेहद उदास हैं। अगर कल असगर साहब बीमार न पड़ते तो मैं खुद उनसे मिलने का प्रोग्राम बना चुका था। लेकिन मेरे फोन के बाद मम्मा से रहा न गया और वो सैकड़ों मील का सफर तय करके पापा समेत यहाँ आ पहुंची। मुझे मम्मा पापा की तरफ से ये सख्ती से ताकीद थी कि मैं जहां भी बसेरा करूं अपने मुकम्मल पते से सबसे पहले उन्हें आगाह कर दिया करूं। इसलिए मुझ तक पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और जबलपुर में जब इतनी बड़ी गाड़ी दाखिल हुई तो सभी ने यही समझा कि हो न हो ये उनके खान साहब के ही मेहमान होंगे। लिहाजा जिस पहले राहगीर से रास्ता पूछा गया वो उन्हें दरगाह की बजाय सीधा खान साहब की हवेली तक ले आया। नतीजतन उस वक्त मम्मा पापा दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मम्मा की आंखें अब भी बार बार छलकी जाती थीं और मैंने महसूस किया कि हम लोगों को यूं रोता देखकर खुद खान साहब की आंखें भी नम हो चली थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मा और पापा को संभाला। माहौल की उदासी कुछ कम हुई तो खान साहब ने शिकवा कर ही डाला। बोले तो अब्दुल्ला मियाँ, तुम अब्दुल्ला नहीं साहिर हो, लेकिन मियाँ तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। अब जबलपुर वाले इस ज्यादती का कर्ज कैसे उतारेंगे? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब अब्दुल्ला ही हूँ। हाँ, उससे पहले साहिर था, लेकिन आपसे मेरा तारुफ अब्दुल्ला ही की हैसियत से हुआ था। बराह करम साहिर के तारुफ की दीवार को हमारे रिश्ते में हायल न कीजिए और आपने हमेशा मुझसे बेहद मेहरबानी का सलूक रवा रखा है। मैं उसके लिए हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। खान साहब अभी तक हैरत के आलम से बाहर नहीं निकल पाए थे। बोले, मुझे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि कोई अपना महल और शहजादों जैसी जिंदगी छोड़कर सिर्फ एक खोज के लिए यूं कुटिया की जिंदगी इख्तियार कर सकता है, और वो भी इस दौर में जब ज़ाहिरी शान और शौकत और बेइंतहा दौलत ही लोगों की जिंदगी का मकसद और मेयार बन चुकी है। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है।